हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हमने 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए थे, जिनमें से 3 पॉइंट हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। सेकेंड पॉइंट इज पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन एंड बर्थ कंट्रोल। थर्ड पॉइंट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम 4th टॉपिक इंक्लूड करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज। तो बच्चों, आज की क्लास में हम STI को डिस्कस करेंगे। मैं हेडिंग नोट कर देता हूं, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। शॉर्ट में हम इन स्टूडेंट को नेम देंगे STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STI। ओके, इसका एक अनादर नेम भी है बच्चों। इन डिजीज को हम नेम दे सकते हैं वेनेरियल डिजीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिजीज, इन शॉर्ट VD। इनको एक और अनदर नाम गिवन है बच्चों, वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI। तो ये कुछ कॉमन नेम है, एक ही टाइप के डिजीज को गिवन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI, वेनेरियल डिजीज VD, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। बच्चों, यहाँ पर जो STI है, इसका जो ओल्ड नेम था वो था STD। STI का जो ओल्ड नेम था स्टूडेंट, वो क्या था? STD। D मीन्स डिजीज। यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इन्फेक्शंस की जगह डिजीज लिख दोगे तो हो जाएगा STD। इन्फेक्शन आपने नोट कर दिया तो हो गया STI। क्लियर है बच्चों? तो डिजीज लिखने पर STD। ये जितने भी मैंने नेम लिखे हैं, हेडिंग लिखी हैं, ये सभी एक ही ग्रुप के डिजीज हैं। इन सभी डिजीज का एक कॉमन ग्रुप है। कौन से डिजीज हैं? तो एक प्रॉपर डेफिनेशन इसके NCERT में गिवन है, वो हम नोट करते हैं। कौन से डिजीज को हम कहेंगे बच्चों STI और VD और RTI? ये कौन से डिजीज हैं? तो बच्चों, इनका जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो ये है कि डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड disease which are transmitted through sexual intercourse are कलेक्टिवली, कॉमनली की बजाय हम कलेक्टिवली नेम देंगे, आर कलेक्टिवली कॉल्ड STIs और STD। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन NCERT में गिवन है STD की। आखिर हम किसे कहेंगे STD? बच्चों, STD ऐसे डिजीज का ग्रुप है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन।
किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई दूसरा हेल्दी पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स रिप्रेजेंट करता है तो उसके रिजल्टेंट जो डिजीज कम्युनिकेट हो जाते हैं उन डिजीज को हम कॉमनली नेम देते हैं बच्चों एसटीडीज और एसटीआई। तो ये तो बच्चों इनकी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं बच्चों, जो कॉमन एसटीआई एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एसटीआई जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस। जो कॉमन एसटीआई एनसीईआरटी में गिवन है वो कौन कौन से बच्चों? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस। नेक्स्ट इज जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ये है स्टूडेंट एसटीआई। नेक्स्ट एसटीआई इज ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये है बच्चों कुछ कॉमन एसटीआई जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहली बात, एसटीआई क्या होते हैं? एसटीआई ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, पर्सन टू पर्सन डिजीज फैल जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। ऐसे डिजीज को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं एसटीआई, ऑल्सो कॉल्ड वेनिलर डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आरटीआई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसटीआई के: गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वॉर्ट्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड ट्राइकोमोनियासिस। मैंने इसको 3 लाइंस में क्यों मेंशन किया है बच्चों? क्योंकि ये अलग अलग पैथोजेनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो अपर लाइन मैंने नोट करी है वो होते हैं स्टूडेंट बैक्टीरियल डिजीज। ये जो अपर लाइन मैंने मेंशन की है ये कौन से डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रिजल्टेंट प्रोड्यूस होने वाले डिजीज। जो सेकंड ग्रुप हमने नोट किया जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वॉर्ट्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, इनका पैथोजन होता है वायरस, तो दे आर वायरल डिजीज, they are viral disease. And last, trichomoniasis is a protozoal disease. It is a protozoal disease. तो बच्चों ये पैथोजन के अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग मेंशन किया है। तो ये कुछ है बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोवल एसटीआई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं वो ये है बच्चों कि जो 3 डिजीज हैं कौन कौन से? जेनिटल हर्पीज, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। इनको छोड़कर बाकी ऑल एसटीआईज आर कंप्लीटली क्योरेबल। इन 3 को छोड़कर बाकी सभी एसटीआई का कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन 3 का नहीं है। इनका आज भी कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं नोट कर देता हूं बच्चों। इंपॉर्टेंट लाइन नोट करके आपको बता देता हूं कि एक्सेप्ट genital herpes, AIDS and hepatitis B. Except genital herpes, AIDS and hepatitis B.
ऑल अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। ऑल अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। मतलब इन तीन को छोड़कर बाकी सभी जो एसटीआई होते हैं वो कंप्लीटली क्या है, क्योरेबल हैं, कंप्लीटली ट्रीटेबल हैं। मतलब आज भी उनका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। बट कंप्लीटली ट्रीटमेंट के लिए कंडीशन लागू है। कंडीशन कौन सा है बच्चों? बट इफ diagnosed in early stage and treated properly। क्लियर है बच्चों? तो ये कंडीशन है इन डिजीज की। कौन सा डिजीज की? हम बात कर रहे हैं एसटीआई की। एसटीआई क्या होते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू कम्युनिकेट होने वाला डिजीज एसटीआई है। ये कॉमन एसटीआई के 8 हमने नेम लिखे हैं। ये बैक्टीरियल एसटीआई, वायरल एसटीआई, प्रोटोजोल एसटीआई। इनमें से 3 डिजीज कौन कौन से हैं? हर्पीज, एड्स, हेपेटाइटिस। इनका ट्रीटमेंट आज भी पॉसिबल नहीं है, बाकी सबका है। इट मीन्स एक्सेप्ट जेनेटर हर्पीज, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ऑल ओवर द डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल बट डायग्नोस्ड इन अर्ली स्टेज एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो ये बच्चों एसटीडीज हैं। हम आगे बात करेंगे, इनके पैथोजेंस के नेम भी याद रखने हैं बट वो आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ जनरल पॉइंट करते हैं। जनरल पॉइंट ये है बच्चों कि अर्ली स्टेज में इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। अर्ली स्टेज में इनका डायग्नोसिस थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो अर्ली स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं। इनके अर्ली स्टेज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं बच्चों, इसलिए अर्ली स्टेज में इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट, इनका जो ट्रीटमेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है इस वजह से। तो बच्चों रीज़न जो मेन क्या है? रीज़न ये है कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं एसटीआई के वो बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ STIs आर माइनर। इनके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं, लाइट होते हैं। इस वजह से जो लोग हैं जनरली इनको डायग्नोस नहीं करवा पाते हैं। क्या क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं बच्चों STI के? फॉर एग्जाम्पल इचिंग, इरिटेशन, फ्लूइड डिस्चार्ज, slight pain and swelling। ये सब कहाँ होगा? ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं बच्चों इन द जेनिटल रीजन। दीज सिम्टम्स आर डेवलप्ड इन द जेनिटल रीजन। क्लियर है बच्चों? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस इन्फेक्टेड पर्सन के जेनिटल रीजन में क्या क्या हो सकता है? इचिंग हो सकती है, इरिटेशन, खुजली, जेनिटल ऑर्गन से फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगता है,
जेनिटल ऑर्गन के आसपास स्लाइटली पेन होने लगता है और जेनिटल ऑर्गन के आसपास स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं इन एसटीआई के जेनिटल रीजन में। इसके साथ ही बच्चों एक और पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि जो इफेक्टेड फीमेल होती हैं बच्चों, वो लॉन्ग टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड फीमेल्स may often be asymptomatic for long time। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि इस डिजीज से इन्फेक्टेड जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, मतलब उनमें कोई सिम्टम होते भी नहीं हैं। मैंने अभी आपको बात करी एसटीआई जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलते हैं, बहुत बार ये लॉन्ग टाइम तक अनट्रीटेड रहते हैं। क्या मेन रीज़न है अनट्रीटेड रहने का? बिकॉज ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। क्यों डायग्नोस नहीं हो पाते हैं बच्चों? क्योंकि इनके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, माइनर होते हैं, लाइक इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन्स। और कभी कभी तो बच्चों इन्फेक्टेड फीमेल जो है वो मे ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक। इट मीन्स जो इन्फेक्टेड फीमेल उसमें तो ऐसा कोई सिम्टम होता ही नहीं है। इसलिए ऐसी फीमेल डिजीज़ के लिए एज ए वेक्टर काम करते हैं, जिनमें इन्फेक्शंस तो है बट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स नहीं है। इसलिए फीमेल को पता नहीं लग पाता है कि वह एसटीडी से सफर्ड है क्या, इन्फेक्टेड है क्या, तो वो एज ए कैरियर काम करती है और बाकी लोगों में एसटीआई को जो है स्प्रेड कर देती है। इसलिए बच्चों इनका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है अर्ली स्टेज में। अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बाकी अदर एसटीआई का ट्रीटमेंट है, 3 एसटीआई का ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन बाकी का ट्रीटमेंट भी कब अवेलेबल है? जब हम बच्चों एसटीआई को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं। अगर बच्चों ये लंबे समय तक अनट्रीटेड रहते हैं, इफ STIs are untreated for a long time, which is caused many complications. Like अगर लंबे समय तक एसटीडीज अनट्रीटेड रहते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक pelvic inflammatory disease। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब उसके पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन एंड पेन रहेगा। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन काज्ड इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट। स्टिल बर्थ, अगर फीमेल में लॉन्ग ड्यूरेशन तक एसटीडीज अनट्रीटेड रहते हैं तो स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है बच्चों कि डेड फीटस का जन्म हो सकता है, डेड चाइल्ड का जन्म हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इसके साथ ही कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
जनरली प्रेगनेंसी अपने राइट प्लेस यूट्रस में होता है। अगर प्रेगनेंस इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस होता है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। STI also may caused infertility। STI की वजह से और क्या हो सकता है बच्चों? इनफर्टिलिटी हो सकता है। एंड इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और कभी कभी बच्चों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनके अनट्रीटेड रहने से हो सकते हैं। तो एसटीडीज अर्ली सिम्टम्स बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए जनरली लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं करवा पाते हैं। दूसरा एक और रीज़न है बच्चों अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट ना होने का, सोशल स्टिग्मा इश्यू। एसटीआई से सोशल स्टिग्मा इश्यू अटैच रहता है, मतलब सोशल लेवल पर इश्यू जिससे जुड़े रहते हैं, जिससे उसका जो पर्सनालिटी होता है उस पर भी थोड़ा सा एक प्रकार से लोग उंगली उठाते हैं। तो सोशल इश्यूज की वजह से भी ये ट्रीट लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ये डिजीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन तक अनट्रीटेड रहते हैं। तो दो रीज़न है बच्चों इनके अनट्रीटेड रहने का। पहला कि इनके अर्ली सिम्टम्स बहुत ही माइनर होते हैं, और सेकंड इन डिजीज से रिलेटेड सोशल स्टिग्मा इशू भी अटैच रहता है। इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये अनट्रीटेड रहते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अनट्रीटेड रहने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इंडिविजुअल में, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एसटीआई क्या होते हैं और क्या क्या इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इन्फेक्टेड पर्सन्स को, ये हम बच्चों बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। वैसे तो ये जो एसटीआई हैं वो किसी भी एज ग्रुप में इन्फेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के पॉपुलेशन को एसटीआई इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो 15 टू 24 ईयर एज ग्रुप जो है एसटीआई के लिए मोर सेंसिटिव होता है। more sensitive age group for STI, ये है 15 to 24 years एज। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एसटीआई किसी भी एज के किसी भी इंडिविजुअल में हो सकते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट फिर भी इस एज ग्रुप के लोगों में इसके एसटीआई के जो केसेस हैं वो ज़्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एज ग्रुप के जो पॉपुलेशन है वो एसटीआई के लिए मोर सेंसिटिव होती है, मोर जो है इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी इस डिजीज़ में होती है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है बच्चों कि इन एसटीआई का इन्फेक्शंस होता कैसे है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एसटीआई का जो मेन रीज़न है इन्फेक्शन का वो है स्टूडेंट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। एसटीआई सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, बट बच्चों दो ऐसे एसटीआई हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ अदर मेथड से भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो एक हम पॉइंट अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों। एड्स ऐसे करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन।
मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होता है ऑफ, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एड्स डिजीज की एंड हेपेटाइटिस बी की, इनकी बात कर रहे हैं बच्चों हम। वैसे तो इन्फेक्शन कैसे होता है हमने सबसे पहला डेफिनेशन में नोट कर लिया था कि एसटीआई का इन्फेक्शन कैसे होता है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे मोड हैं जिनसे एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जैसे डिजीज कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो ये जो मोड ऑफ इन्फेक्शन हम नोट कर रहे हैं ओनली 2 डिजीज के लिए है, 2 डिजीज। तो पहला तरीका तो क्या है इनको फैलने का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दीज इन्फेक्शंस एक्वायर थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो ये होते ही हैं, इस वजह से तो सभी एसटीआई होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, तो ये भी होते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे एसटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। एसटीआई इन्फेक्शन आल्सो एक्वायर थ्रू contaminated injections, contaminated injections and surgical instrument। ये दूसरा तरीका है बच्चों जिनसे एड्स हेपेटाइटिस जैसे डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन टू पर्सन। पहला सभी एसटीआई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होते हैं, ये भी होते हैं, बट ये बोथ डिजीज कुछ अदर मेथड से भी कम्युनिकेट हो जाते हैं सोसाइटी में। क्या तरीका हो सकता है? थ्रू कॉन्टामिनेटेड इंजेक्शंस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इंजेक्शन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कॉन्टामिनेट हो गए हैं और सेम इंजेक्शंस को अगर किसी अनदर हेल्दी पेशेंट पर यूज कर लिया जाता है तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगला एक इसका प्रोसेस हो सकता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो जाता है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, तो इस वजह से भी बच्चों एड्स डिजीज का इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। और लास्ट एक रीजन इसका हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी कर लेते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो कह सकते हैं, फीटस कह सकते हैं, बेबी कह सकते हैं। तो कोई इन्फेक्टेड मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से ये 2 डिजीज फैल जाते हैं। तो मोर कम्युनिकेबल होते हैं एड्स एंड हेपेटाइटिस बी अदर एसटीआई के कंपैरिजन में। ये बोथ एसटीआई मोर कम्युनिकेबल होते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ कुछ अदर मेथड से भी सोसाइटी में फैल सकते हैं। तो ये तब था बच्चा इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे जितने भी एसटीआई हमारे सिलेबस में गिवन है उनके पैथोजेंस के नेम हमें ध्यान रखने हैं, और ये आपको लर्न नहीं करना है बच्चों, पैथोजेंस ऑफ ऑल एसटीआई। ओनली पैथोजन का नेम याद करना है आपको, किसी भी एसटीआई के सिम्टम्स आपको लर्न नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जो भी कॉमन एसटीआई बुक में दिए हुए हैं उनके आपको पैथोजेंस के नेम लर्न करने हैं। क्लियर? थोड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। एसटीआई को हम एसटीडीज भी कह सकते हैं। स्पेस बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया है बच्चों, हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए।
तो हमारी हेडिंग है सम कॉमन एसटीआई। सम कॉमन एसटीआई, इसके लिए बच्चों हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सम कॉमन एसटीआई के लिए हम एक कॉमन टेबल ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये एक छोटी सी टेबल हमने ड्रॉ की है बच्चों। इस टेबल के थ्रू हम कुछ कॉमन एसटीआई के पैथोजेंस की बात करेंगे। पैथोजेंस का नेम आपका जिट इज लर्न करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट कॉलम मैंने ड्रॉ किया है इसमें हम लिखेंगे टाइप ऑफ पैथोजन। पैथोजन किस टाइप का है, यहाँ पर हो जाएगा डिजीज, कौन सा डिजीज की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर नेम ऑफ पैथोजन। पैथोजन का नेम, कौन से पैथोजन के इन्फेक्शन से डिजीज होता है। सबसे पहला अपना पॉइंट है बच्चों, टाइप्स ऑफ पैथोजन में फर्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाले एसटीआई। मैंने भी आपको बताया था बच्चों 3 एसटीआई सिलेबस में है बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्ट इज गोनोरिया, सेकंड इज सिफिलिस और कॉमनली कॉल्ड फ्रेंच पॉक्स। फ्रेंच पॉक्स एंड थर्ड इज क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस, ये 3 बैक्टीरियल डिजीज एज ए एसटीआई हमारी बुक में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो बच्चों पैथोजेंस के नेम क्या क्या होंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं गोनोरिया। द पैथोजन ऑफ गोनोरिया डिजीज इज निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी, NEI स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ई पहले आएगा। कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता पर फिर भी हम गलती क्यों करें। NEI, निसेरिया गोनोरी इज द पैथोजन ऑफ गोनोरिया डिजीज, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। सेकेंड स्टूडेंट सिफिलिस, फ्रेंच पॉक्स, पैथोजन इज ट्रिपोनीमा, ट्रिपेनीमा पैलिडम। ट्रिपेनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से डिजीज होता है, सिफिलिस डिजीज। एंड नेक्स्ट क्लेमाइडियासिस डिजीज का पैथोजन है बच्चों क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस is another pathogen bacteria which is caused क्लेमाइडियासिस STI in human beings। तो बच्चों ये 3 बैक्टीरियल डिजीज जो हमारे सिलेबस में गिवन है कंप्लीट हो जाता है। सेकंड टॉपिक पर पढ़ लेते हैं बच्चों वायरल STI। वायरल डिजीज,
वायरल एसटीआई और वायरल डिजीज, ये 4 डिजीज इंक्लूड है। हम कंटिन्यू में नंबर लिखेंगे, नंबर 4 डिजीज, 4th 3 बैक्टीरियल, 4 वायरल एंड 1 प्रोटोजोअल। कौन कौन से डिजीज है बच्चों? मोस्ट कॉमन डिजीज इज एड्स, फुल फॉर्म मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स डिजीज। और एड्स डिजीज का पैथोजन होता है स्टूडेंट HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये डिजीज आपके अलग से चैप्टर में है, 8th चैप्टर में। 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो उस 8th चैप्टर में बच्चों इस डिजीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। HIV एड्स क्या होता है, कैसे इन्फेक्शन होता है, क्या इसकी पैथोजेनिसिटी है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ ओनली नेम लर्न करना है कि एड्स डिजीज काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV विच इज ए वायरस। नेक्स्ट वायरल डिजीज इज हेपेटाइटिस B and their pathogen is हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस B वायरस के इन्फेक्शन से होता है हेपेटाइटिस B। जैसा डिजीज का नेम वैसा इसका पैथोजन का नेम होता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज इज जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज बहुत ही हार्मफुल फैटल डिजीज है जिसके पैथोजन का नेम होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं HSV टाइप 2। तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV वायरस टाइप 2 के इन्फेक्शन से होता है डिजीज जेनाइटल हर्पीज। एंड नेक्स्ट वायरल डिजीज इज जेनाइटल वार्ट्स एंड पैथोजन ऑफ जेनाइटल वार्ट्स इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। बच्चों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के इन्फेक्शन से हो जाता है जेनाइटल वार्ट्स। तो ये 4 वायरल डिजीज है, वायरल STI है, एड्स, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज एंड जेनाइटल वार्ट्स। और ये इन सब 4 डिजीज के पैथोजन्स हैं, 1 बाय 1 आप लर्न करेंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो ये कंप्लीट हो जाते हैं वायरल डिजीज। इसके बाद बच्चों लास्ट इसमें कॉलम आता है वो है प्रोटोजोअल डिजीज। एंड प्रोटोजोअल डिजीज एक ही दे रखा है आपके सिलेबस में, वो है स्टूडेंट ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस और पैथोजन का नेम होता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होने वाला डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस। तो ये टोटल 8 STI है, STD डिजीज हम इनको कह सकते हैं, और ये इनके पैथोजेंस होते हैं। तो आपको बच्चों जितना NCERT में गिवन है उसी के हिसाब से लर्न करना है। हम बात कर रहे हैं बच्चों STI की कि STI क्या होते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफ़र होने वाले डिजीज को हम STI नेम दे सकते हैं। ये टोटल 8 कॉमन STI हैं जो जनरली ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, और ये इन STI के पैथोजेंस हैं। मैंने आपको अलग से बता दिया था बच्चों कि ये जो 3 STI हैं कौन कौन से, ये 3 STI, इनको छोड़कर बाकी सभी STI कंप्लीटली क्योरेबल हैं।
इट मीन्स इन 3 STI का ट्रीटमेंट आज भी अवेलेबल नहीं है, बाकी सब का है। लेकिन बाकी सब STI का ट्रीटमेंट भी कब है? जब अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया जाए तो हम इनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने 2 प्रॉब्लम बता दी हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस में कि इनके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, माइनर होते हैं, और फीमेल्स तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती हैं। और सेकंड, इनसे रिलेटेड होता है सोशल स्टिग्मा अटैच है इन डिजीज से रिलेटेड, इसलिए जनरली लोग इनको अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये अनट्रीटेड रह जाते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अनट्रीटेड रहने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये कैसे स्प्रेड होते हैं, तो वैसे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होते हैं, बट बच्चे जो 2 डिजीज़ हैं ये उसके साथ साथ कॉन्टामिनेटेड सिरिंज, इंजेक्शंस, ब्लड एंड मदर टू फीटस, इस प्रकार से भी इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये था बच्चों STI टॉपिक। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि STI से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, अब उसमें इजी टॉपिक है, उसमें लिख कर क्या करेंगे, इसलिए मैं उसको वैसे ही बोल देता हूँ कि प्रिवेंशन फ्रॉम STI, STI से हम कैसे बचें। तो जिन मोड से STI का इन्फेक्शन होता है उसी से हमें अपने आप को बचाना है। जैसे पहला मोड मैंने क्या बताया था आपको, STI कैसे फैलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं। तो इसका क्या तरीका है इससे बचने के लिए? तो बच्चों पहला पॉइंट होता है प्रिवेंशन का, वो ये है कि ऑलवेज वन पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, मोर देन वन पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। पहला इसका प्रिवेंशन का तरीका कि STI को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें NCERT में गिवन है बच्चों कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर से सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जहां तक कोशिश हो ऑलवेज कॉन्डम का यूज करें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कॉन्डम का यूज करना चाहिए। हमने पढ़ा इसी चैप्टर में कि कॉन्डम अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ हमें STI से भी बचाते हैं, तो कॉन्डम का यूज होना चाहिए। तीसरा, ऑलवेज डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज करना चाहिए। जो भी इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है ऑलवेज डिस्पोजेबल होना चाहिए, यूज एंड थ्रो वाला, कि एक पेशेंट के सिरिंज लगा दी उसको अब डिस्पोज कर देना चाहिए और नई सिरिंज से दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि कॉन्टामिनेशन फ्री सर्जिकल एपरेटस एंड ब्लड को ही यूज करना चाहिए। जो भी सर्जिकल एपरेटस होते हैं, ऑपरेशन के जो एपरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको कंप्लीटली कॉन्टामिनेशन फ्री कर देना चाहिए। अलग अलग प्रोसीजर होता है इसके लिए, और ऑलवेज कॉन्टामिनेशन फ्री ब्लड का ही ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्या तरीका हो सकता है कि थोड़ा सा भी अगर किसी को डाउट होता है दिमाग में कि STI हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत क्विकली जो है अपने रिलेटेड डॉक्टर्स से एडवाइस करना चाहिए, डायग्नोसिस करवाना चाहिए, और अगर STI पॉजिटिव आता है तो फिर इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अभी जो मैंने बोले हैं ये कुछ तरीके बोले हैं जिन तरीकों से हम STI इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। पहला, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। सेकंड, ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। थर्ड, ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज। फोर्थ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर्ड ब्लड शुड बी कंटामिनेशन फ्री। और नेक्स्ट, जब भी डाउट हो इन्फेक्शन का तो तुरंत अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिलें, डायग्नोसिस करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं।
तो अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं, इनको लाइफ में अगर अपन अप्लाई करते हैं तो हम STI के कम्युनिकेशन को रोक सकते हैं, STI के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये बच्चों आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मैंने डेफिनेशंस, सभी डिजीज़ के नेम, किस वजह से कम्युनिकेट होते हैं पर्सन टू पर्सन और कैसे कम्युनिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेल स्टडी मैंने आपको करवा दी है। अब इस चैप्टर में एक लास्ट पॉइंट बचता है बच्चों, इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट है। तो इनफर्टिलिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।